हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा। आई होप सभी अच्छे होंगे। और मैं आज 2 दिन बाद काफ़ी मेहनत करने के बाद में 2022 5 जनवरी 2022 का जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था ज्योग्राफी से, आज मैं उसकी डिटेल जो भी क्वेश्चन थे आए थे, कम से कम 55 से 60 क्वेश्चंस, मैं उसको आज अभी कराने वाला हूं कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे, उनके क्या क्या आंसर होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं स्टार्टिंग करता हूं। सबसे पहले देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था मानसून, यानी कि मानसून किसने दिया था, भारत के बारे में बताया था मानसून के लिए, तो वो थे अल-मसूदी। फिर पूछा गया था दूसरा फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा गया था कि क्योटो प्रोटोकॉल कब आया, COP 21 कब आया, IPCC 1992 अर्थ समिट, और ये पेरिस वगैरह। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा, सबसे पहले जो आएगा हमारा IPCC आएगा, वो 1990 में आया था, 1990 में। फिर फ्रेंड्स आएगा हमारा 1992 का अर्थ समिट। फिर आएगा फ्रेंड्स क्योटो प्रोटोकॉल 1997। फिर आएगा फ्रेंड्स COP 21 यानी कि 2015 का जो पेरिस सम्मेलन हुआ था ग्रीन हाउस गैस को 2% कम करने के लिए, तो वो आएगा। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। एक सूत्र आया था NAD का, जिन्होंने YN/YN अनुपात T/TN, तो इन्होंने बताया था, यानी किसी फसल के लिए उस क्षेत्र की उत्पादकता और पूरे देश में जो उत्पादकता का क्षेत्रफल है उसके लिए इन्होंने एक फार्मूला दिया था, Y1/YN अनुपात T1/TN। तो ये फार्मूला फ्रेंड्स NAD का है। फिर आया था फ्रेंड्स चौथा क्वेश्चन, पूछा गया था एक वैगनर का स्टेटमेंट, यानी चार थे, यानी सिद्धांत से सही ऑप्शन जो उसमें था वो था, एक तो जलवायु से संबंधित था, जो चौथा ऑप्शन था। और एक ऑप्शन था उसमें, यानी कि जो महाद्वीप जो विस्थापन हुए थे, तो एक जैसे कह सकते हैं हम जिग्सा फिट की थ्योरी, यानी कि महाद्वीप का एक दूसरे में मिलन जो होता है, वो उनका एक स्टडी क्षेत्र था, और दूसरा जलवायु पे था। तो वही हमको चूज़ करना था फ्रेंड्स, ये 2 आंसर होंगे उसके। फिर पूछा गया था फ्रेंड्स, यानी कि एक महाद्वीप का दूसरे महाद्वीप में जोड़ना, तो एक ही ऑप्शन था, एक क्लाइमेट से संबंधित था, यानी जलवायु से संबंधित था। फिर फ्रेंड्स अब पूछा गया था कौन निश्चयवाद से संबंधित नहीं है, यानी कि निश्चयवाद से संबंधित हैं, तो उसमें रेडजेल और हंटिंगटन, ये रेडजेल और हंटिंगटन जो हैं निश्चयवाद से संबंधित हैं। एक पूछा गया था फ्रेंड्स कौन संभववाद से रिलेटेड हैं, यानी कि जो बिलास था और लुइस फेवरेट है, तो ये संभववाद से रिलेटेड हैं, यही हमको निकालना था 2 ऑप्शन। फिर फ्रेंड्स पूछा गया था वैज्ञानिक रूप से मानचित्रण किसने किया था, यानी कि वैज्ञानिक रूप से जो बताया था मानचित्र के बारे में, तो फ्रेंड्स उसमें थेल्स भी था और क्लाडियस टॉलेमी भी था। तो सबसे जो सटीक आंसर था वो क्लाडियस टॉलेमी था फ्रेंड्स। फिर आया था क्रिस्टालर की थ्योरी, यानी स्टेटमेंट था उसमें। और फिर आया था वर्गीस का, पूछा था सबसे पहले कौन आता है, फिर उसके दूसरे नंबर पे कौन आता है, तीसरे पे कौन आता है, चौथे पे कौन आता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले पे CVD आता है, CD के बाद संक्रमण जोन आता है, सेकंड नंबर पे 3 पे निम्न आवासीय क्षेत्र आते हैं, और चौथे पर माध्यमिक आवासीय क्षेत्र आते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा गया था 1923 वाला, 1925 में दिया था इन्होंने वर्गीस ने। फिर पूछा गया था फ्रेंड्स भारत की जलवायु के बारे में, यानी कि AM जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो फ्रेंड्स उसमें पंजाब था, आसाम था, गोवा था, MP था। तो उसमें फ्रेंड्स हमको सबको पता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से जब हवाएं भारत की ओर प्रवेश करती हैं, तो सबसे पहले केरल है, और अपना कर्नाटक है, और गोवा वहाँ से अंदर की ओर प्रवेश करती है। सबसे सटीक आंसर था इसका गोवा। फिर फ्रेंड्स आगे देखते हैं, फिर था उसमें हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी, यानी कि हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी किसकी थी, तो R.E. हॉर्टन की थी। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और था, यानी कि हिमयुग के बारे में किसने बताया था, तो फ्रेंड्स सभी जानते हैं लुई अगासिस था, जो कि PYQ में भी है। और फ्रेंड्स फिर पूछा गया था सर्क कौन सी श्रेणी का है, तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं महाद्वीप और महासागर फर्स्ट में आते हैं, और जो पर्वत पठार आते हैं वो सेकंड में आते हैं, और जो ऊपर सतह पर होते हैं, यानी कि जो सर्क हैं और नदियों के द्वारा जो प्रक्रम से बनते हैं, जैसे जलोनिर्मित मैदान हैं और ये सब होते हैं, ये तीसरे में आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड में फ्रेंड्स। फिर एक क्वेश्चन था, मैं कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ज़रूर इनको देखिएगा, इससे आइडिया लग जाएगा कि हम कितना अच्छा कर चुके हैं। मेरा ही फ्रेंड्स एग्जाम था, मैं देख आया, मैंने बहुत मेहनत की है इस पर, एक एक क्वेश्चन को याद किया है, फिर लिखा है, फिर बनाने की कोशिश की है फ्रेंड्स। फिर एक क्वेश्चन था मध्य प्रदेश से, यानी जनजाति से। तो क्वेश्चन सर
उसके दोनों क्वेश्चन मतलब आंसर सही हैं। पूछा था अनुसूचित जनजाति यानी 8.6% जो भारत के एमपी में निवास करती है। तो हाँ फ्रेंड्स, इसकी जो जनजाति है 8.6% मध्य प्रदेश में निवास करती है। इसका कारण दिया था कि वहाँ जो कारण था, वहाँ की वन पहाड़ी क्षेत्र था, ढलान था, और कहीं ना कहीं और क्षेत्रफल जो है वन का प्रतिशत ज़्यादा है। और जो कि आपको पता है, जो अनुसूचित जनजाति है अधिकतर जो निवास करती है वनों में निवास करती है और ढलानों पर। तो कहीं ना कहीं ये इंटर रिलेट था, इससे दोनों आंसर सही होने की अधिक संभावना है मेरे अकॉर्डिंग। फिर आया था फ्रेंड्स, साइलेंट वैली कहाँ पर है। तो आप सबको पता है साइलेंट वैली केरल में है। और एक मैच द फॉलोइंग में भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन एक ही एग्जाम में दो जगह पूछा गया। एक मैच द फॉलोइंग में यानी साइलेंट वैली केरला, और दूसरा पूछा गया था डायरेक्ट एक वन लाइनर क्वेश्चन में कि साइलेंट वैली कहाँ पर सिचुएटेड है। तो फ्रेंड्स केरला। फिर आया था कालिंदी, यानी कालिंदी एक हाइड्रो पावर प्लांट है जो कि कर्नाटक में है। और एक शेषाचलम यानी कि आंध्र प्रदेश। और शीत मरुस्थल, वैसे अगर फ्रेंड्स शीत मरुस्थल देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश नहीं था, तो जिसके करीब था जम्मू कश्मीर, हम उसको लगा सकते थे। फिर आया था जम्मू कश्मीर में, और मेनली जो था वो हिमाचल प्रदेश में था, और जम्मू कश्मीर में हम लगा सकते थे। तो मैच द फॉलोइंग में ये ठीक हो जाता। फिर आया था फ्रेंड्स चिपको आंदोलन, यानी चिपको आंदोलन कहाँ से रिलेटेड है, हम सबको पता है पहाड़ी वन कार्यक्रम, यानी कि जो उत्तराखंड है वहाँ के जो पेड़ बचाओ अभियान चलाया गया था। नंदा देवी, गौरा नंदा देवी और ये इत्यादि लोग थे, तो इन्होंने उत्तराखंड में चलाया गया था। फिर आया था फ्रेंड्स नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये हम सबको पता है। वैसे अगर पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो नर्मदा नदी का पार्ट है 83%, वो मध्य प्रदेश में है, और 12% गुजरात में है, और मेनली 3 से 4% महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन में एमपी नहीं था, तो हम गुजरात को ऑप्शन में लगा सकते थे। और फ्रेंड्स फिर आया था डेल्टा नदी, सबको पता है, यानी गंगा नदी चापागार डेल्टा बनाती है, नर्मदा एस्चुरी ज्वार नदमुख बनाती है, मिसिसिपी पक्षी पंजागार डेल्टा बनाती है। फिर आया था टाइबर नदी जो कि अग्रवर्ती डेल्टा बनाती है। फिर कुछ फ्रेंड्स कटक पूछे गए थे कि कौन सा कटक कहाँ सिचुएटेड है। तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं फिलीपींस कटक प्रशांत महासागर में है, और जो फ्यूटोरिको था वो अटलांटिक महासागर में है। एक रैम्स था, रैम्स कुछ नाम था उसका, वो आर्कटिक महासागर में है। और एक था सुंडा जो कि हिंद महासागर में है। तो ये मैच द फॉलोइंग में आया था। वैसे एक ही ऑप्शन से ही लग गया था, लेकिन चारों मैं बता चुका हूँ क्योंकि मेरे कुछ याद रह गए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आया था फ्रेंड्स फॉसिल वाटर। और फॉसिल वाटर मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन मैं अगर अपना लॉजिक लगाऊँ या अगर आप भी लगाना चाहूँ तो लगा सकते हो। फॉसिल वाटर यानी कि जो इंटरनल होता है, यानी जो तटवर्ती क्षेत्र होता है, तो आप वहाँ से लगा सकते हो। यानी फॉसिल फ्यूल यानी जो अर्ध जला कार्बन पदार्थ होता है, जो पेट्रोल होता है, जो अपतट प्रदेशों में पाया जाता है, तो उसके हिसाब से फॉसिल फ्यूल या फॉसिल वाटर आप लगा सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग आंसर तटवर्ती होना चाहिए। फिर पूछा गया था फ्रेंड्स ज्वार भाटा का सर्वाधिक प्रभाव किसके द्वारा पड़ता है। तो उसमें चंद्रमा था, सूर्य था, नदी था, और एक और ऑप्शन था। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं सभी 5:11, यानी कि सूर्य का 5:5 और 11 चंद्रमा का। तो अगर ऐसे भी हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है ज्वार के लिए वो चंद्रमा का पड़ता है, तो इसलिए उसका आंसर सटीक चंद्रमा होगा। फिर आया था फ्रेंड्स मैकिंडर की हार्टलैंड थ्योरी में का पार्ट था जो किस बुक में दिया गया था। तो फ्रेंड्स डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी जो 1919 में बुक आई थी, उसमें मैकिंडर की हार्टलैंड थ्योरी को बताया गया था। फ्रेंड्स फिर आया था बायोडाइवर्सिटी और इन यूनिटी, यानी कि विविधता में एकता। ये क्वेश्चन आया गया था फ्रेंड्स, बहुत सिंपल था, रेक्टर इसका सही आंसर होगा। फिर आया था फ्रेंड्स किसी ग्राम का कृषि क्षेत्र प्रदेश के लिए, यानी कोई ग्राम है और जो उसका कृषि प्रदेश है उसके लिए कौन सा आरएफ सही होगा। तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं सबसे जो बड़ा होता है भूस्थलाकृतिक मानचित्र का होता है, यानी कि जिसे हम कैडेस्ट्रल मैप कहते हैं। फिर दूसरे नंबर पे स्थलाकृतिक मानचित्र का होता है। फिर होता है तीसरे नंबर पे नगरीय मानचित्र का होता है। चौथे नंबर पे दीवार या भित्ति मानचित्र होता है। और पाँचवें नंबर पे एटलस मानचित्र होता है, यानी कि जितना छोटा एरिया उतना बड़ा उसका आरएफ। तो फ्रेंड्स यहाँ वैसे ही पता चल रहा है कि 1:3 लाख उसका सही आंसर होना चाहिए।
फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हुए। फिर आगे देखते हैं, यानी पूछा गया था कि जो चक्रवात से प्रभावित होने वाले तटीय राज्य का आरोही क्रम बताइए। आरोही मतलब सबसे कम इफेक्ट किस राज्य में पड़ता है, उससे ज़्यादा किस में पड़ता है, उससे ज़्यादा किस में पड़ता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, बहुत सिंपल था। हम खुद अगर लॉजिक लगाएं तो तटीय राज्यों में जो राजस्थान था उसमें सबसे कम प्रभाव जो है चक्रवात का, साइक्लोन का पड़ता है। बाकी हम महाराष्ट्र देखें, आंध्र प्रदेश देखें, तो इनमें तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जब चक्रवात आता है। तो अगर हम राजस्थान को अगर हम सबसे पहले ले लें तो हमारा एक ऑप्शन से आंसर सही हो गया था फ्रेंड्स। ये उसका आंसर ये होगा, यानी राजस्थान से स्टार्ट कर लीजिएगा, यानी जिसने राजस्थान से स्टार्ट किया होगा आरोही क्रम में उसका आंसर सही होगा। फिर फ्रेंड्स दूसरा आया था प्रवाल भित्ति का राज्यवार क्रम पूछा गया था, यानी प्रवाल भित्ति किस राज्य में सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, सबसे कम। तो फ्रेंड्स आपको पता है प्रवाल यानी कि सुंदरवन डेल्टा सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होगा। फिर दूसरा उड़ीसा, गोवा, आंध्र प्रदेश, यानी सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में, सबसे कम जो है आंध्र प्रदेश में देखने को प्रवाल मिलते हैं। अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गोवा, आंध्र प्रदेश। फिर कटक पूछे गए थे, कुछ कटक थे, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर कटकों का क्रम लगाइए। तो फ्रेंड बहुत सिंपल था, सबसे ऊपर चागोस कटक होता, लक्षद्वीप होता, सेंट पाल होता, कार्ल गुलरेन कटक होता, जो कि अरब सागर में स्थित है। तो इस फ्रेंड्स इसका सबसे पहले मैं एक बार और बता दूं, चौगोस कटक, लक्षद्वीप कटक, सेंट पॉल कटक, उसके नीचे कार्ल गुरलेन कटक। ये फ्रेंड्स इसका आंसर ये होगा। फिर आया था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें लगाना था जर्मन भूगोलवेत्ताओं को। तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल था, यानी कि सबसे पहले पेस्चल, रिस्थोफन, रेडजेल, हैटनर, फिर ट्रोल। तो हैटनर उसमें था नहीं, तो हम हैटनर को हटाकर ट्रोल लगा सकते थे। तो बहुत सिंपल था, यानी पेस्चल, रिस्थोफन, रेडजेल और ट्रोल इसका आंसर था। फिर आया था एक फ्रेंड्स PYQ में था ये, यानी कि सांस्कृतिक परिमंडल, यानी एक बड़े क्षेत्र से छोटे क्षेत्र की ओर लगाने के लिए था। यानी सबसे बड़ा क्या होता है, एक सांस्कृतिक परिमंडल होता है, यानी रियलिज्म होता है। एक कल्चरल रीजन होता है, यानी सांस्कृतिक क्षेत्र होता है। फिर सबसे बाद में जो आता है, एक ऑप्शन से लग रहा था फ्रेंड्स, सबसे छोटा जो होता है ट्रेट होता है। ट्रेट उसमें आपने देखा होगा सबसे लास्ट में ऑप्शन था वो ट्रेट, तो वो सबसे बाद में आएगा। सबसे जो पहले आएगा वो रियलिज्म आएगा, यानी कि सांस्कृतिक परिमंडल, यानी जो सबसे बड़ा होता है जो परिमंडल, यानी उसके चारों ओर का क्षेत्र, तो वो सबसे पहले आएगा। और जो दूसरा था सबसे लास्ट वाला जो था उसमें ट्रेड आएगा। तो इस तरीके से हम लगा सकते थे। फिर आया था फ्रेंड्स सेकंड शिफ्ट में एक क्लाइमेटोलॉजी से पैराग्राफ आया था, बहुत सिंपल था। उसमें 1.48 और 4.5 उसमें एक डायरेक्ट दे रखा था। एक पूछा गया था कि अगर तापमान बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, तो उसमें डायरेक्ट 5 डिग्री था, उसको ऐसा लगाना था। और पूछा गया था इसका ऐसे का अभिप्राय क्या है, तो वो एक चक्रवात के बारे में पूछा गया था। बहुत सिंपल था फ्रेंड्स, अगर उसको एक बार पढ़ लेते तो ऐसे ही लग जाता। फ्रेंड्स आगे देखिए, फिर पूछा था भूगोल से संबंधित क्या है। सबसे लास्ट में 100 जब 100वां क्वेश्चन मैंने किया तो उसमें पूछा गया था कि एक ज्योग्राफी है, भूगोल है, उसमें किस तरह क्या क्या होता है। तो भूगोल में फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र भी देखने को मिलता है हमें, और एक समाज भी देखने को मिलता है, और एक इतिहास भी देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स जिसमें ये 3 ऑप्शन थे वो करेक्ट आंसर होगा। फिर फ्रेंड देखिए आगे, अरब भूगोलवेत्ताओं की कुछ बुकें आई थी, बहुत सिंपल थी, यानी कि इब्न खालदून की मुकद्दिमा पूछा गया था, किताब अल दहाब पूछा गया था अल मसूदी की, किताब अल हिंद पूछा गया था अल बरूनी की, और किताब अल दहाब पूछा गया था अल मसूदी की। और ये क्वेश्चन और एक और था सर, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ उसको, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। एक अरब भूगोलवेत्ता था जिसने एक बुक और लिखी थी, वो सबसे लास्ट में था, वैसे एक ऑप्शन से ये लग रहा था। फिर फ्रेंड्स पूछा गया था एक क्वेश्चन कि ऐसे राज्य बताइए जिसमें 35% से ज़्यादा जो है नगरीकरण है। तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल था, अगर हम सिक्किम को निकाल देते फ्रेंड्स तो आंसर हमारा एकदम बन जाता है। सिक्किम में लगभग 24 से 26% नगरीकरण देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और एक और था फ्रेंड्स केरल। तो इनमें तो आप वैसे भी जानते हो बहुत इलेक्ट्रिकल में सबसे आगे हैं, तो अगर वैसे भी अगर थोड़ा लॉजिक लगाते तो ये क्वेश्चन आराम से निकल जाता। हमको सिक्किम और एक आंध्र प्रदेश को अगर हम देखते तो आराम से जो है नगरीकरण के हिसाब से निकल जाता। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा गोवा, केरल,
तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जिसमें कि 35% से ज़्यादा नगरीकरण है। गोवा में तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए ऑल ओवर भारत के हिसाब से तो 62.2% जो है नगरीकरण देखने को मिलता है, और महाराष्ट्र में 48.2 समथिंग देखने को मिलता है। फिर एक क्वेश्चन और पूछा गया था वन लाइनर में, यानी कि जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में किसने बताया था? तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल था, डार्विन महोदय थे जिन्होंने बताया था 1859 में। फिर फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट में, पूछा गया था फ्योर्ड तट हिमनदीय क्षेत्र में होता है। तो फ्रेंड्स हम सबको पता है कि फ्योर्ड जो होता है हिमनदी से बनता है, और हिमनदीय क्षेत्र यानी कि उत्तरी क्षेत्र में देखने को ज़्यादा मिलता है, जो कि हिमनद से हमेशा ढके रहते हैं। तो ये बात सही हुई। फिर दूसरा स्टेटमेंट कहा गया था कि जो फ्योर्ड है तटीय किनारों पर उथला तथा डूबा हुआ होता है। कहाँ? क्योंकि वो अटलांटिक महासागर से हम ऊपर आर्कटिक महासागर में जाएंगे तो बहुत सारे फ्योर्ड तट मिलेंगे, जो कि कुछ उथले होंगे, कुछ जल के अंदर डूबे हुए होंगे। तो इसका मतलब दोनों जो है सही थे। तो जो स्टेटमेंट थे दोनों सही थे, यानी कि फ्योर्ड तट हिमनदी क्षेत्र में होता है, जो कि तटीय किनारों पर उथला तथा डूबा हुआ होता है, जिसको हम फ्योर्ड तट कहते हैं। तो इसका आंसर फ्रेंड्स दोनों सही होगा। फिर फ्रेंड्स पूछा गया था किस समय में हाई जन्म दर तथा वृद्धि किस वर्ष से स्टार्टिंग हुई, यानी कि जन्म दर भी हाई थी और वृद्धि भी लगभग हाई थी। तो ऐसा किस क्वेश्चन आया था? तो फ्रेंड्स हमने देखा था कि 1951 को हम डिवाइडेड जनसंख्या का डिवाइड यानी विभाजन वर्ष भी कहते हैं। तो अगर आप देखोगे 1961 से 1971 के बीच में तो 24.88 समथिंग जनसंख्या बढ़ी थी। वहीं अगर 71 से 81 अगर हम देखते हैं तो 24.66 बढ़ी थी। वहीं हम 71 से 81 देखते हैं तो 23.86 बढ़ी थी। वहीं हम 81 से 91 देखते हैं तो फ्रेंड्स 21.5 बढ़ी थी। फिर अगर वहीं हम 91 से 2001 देखते हैं तो 21.5 बढ़ी थी। वहीं हम 2001 से और 2011 देखते हैं तो 17.5 या 17.7 समथिंग बढ़ी थी। तो यही पूछा गया था किस समय हाई जन्म दर थी, सबसे ज़्यादा उच्च जन्म दर, तो 1960 के दशक में। तो उसका आंसर 1960 होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यानी वर्षा फिर पूछा गया था जल का पीएच मान, यानी शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। अगर जो वर्षा जल होता है अगर शुद्ध है तो उसका पीएच मान कितना होगा? फ्रेंड्स अगर ऑप्शन में था 8 से 9 तो 8 से 9 हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा एकदम खारा हो जाएगा, लवड़ी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वो खुद नहीं होगा। 4 से 5 देखोगे तो वो क्षारीय हो जाएगा 8 से 9, और 4 से 5 देखोगे फ्रेंड्स तो वो अम्लीय हो जाएगा। तो उससे सबसे सटीक जो आंसर था 6 से 7, यानी कि जो उसका पीएच मान पोटेंशियल हाइड्रोजन जो था उसका 6 से 7 सही होगा। फ्रेंड्स फिर आगे देखते हैं। फिर कुछ वो पूछा गया था, यानी मेघालय कहाँ का, मेघालय में जो नोकरेक है, नोकरेक जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क है वो कहाँ है नोकरेक? तो मेघालय में था। सो सिमलीपाल पूछा गया, तो सिमलीपाल आपको पता है फ्रेंड्स उड़ीसा में है। सॉरी फ्रेंड्स। फिर पूछा गया, ये हमको दोनों निकालने थे, बाकी जो दिए थे वो मैच द फॉलोइंग से गलत थे। फिर फ्रेंड्स पूछा गया था एक बान थ्यूनन की शाखाएँ, यानी कि शुरू से लेके आखिर तक के लगाना होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं बागवानी होती है, दूसरे में कास्ट यानी लकड़ी का कार्य होता है फ्रेंड्स, और वहीं अगर हम तीसरे में देखें खेती होता है और तीसरे में खेती उत्पादन, और लास्ट में अगर हम छठे में देखेंगे तो पशुपालन होता है। तो फ्रेंड्स ये इसका आंसर होता है सबसे पहले बागवानी, कास्ट और उत्पादन, यही हमको क्रम में लगाना था, यानी कि अंदर से बाहर की ओर। तो सबसे पहले बागवानी, दूसरे में कास्ट, तीसरे में उत्पादन या अन्य उत्पादन। सॉरी फ्रेंड्स। फिर देखते हैं आगे एक क्वेश्चन था फ्रेंड्स, रेड जेल ने किस पुस्तक के लिए लेवेंथराम शब्द का प्रयोग किया? तो लेवेंथराम शब्द का प्रयोग पॉलिटिकल ज्योग्राफी या पॉलिटिक्स ज्योग्राफी में किया था। इसी पे एक क्वेश्चन और आया था फ्रेंड्स, यानी कि क्वेश्चन था कि जो लेवेंथराम है वो किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स उसमें जो सही आंसर होगा जो फोर्थ वाला ऑप्शन था, राज्य का एक जैविक रूप में संबंध। तो उसका राज्य का जैविक रूप में संबंध ये उसका सही आंसर था फ्रेंड्स। फिर पूछा गया था ये क्वेश्चन, गुरु शिखर कहाँ है? मैं द फॉलोइंग पूछा था, गुरु शिखर अरावली पर है, धूपगढ़ यानी सतपुड़ा। फिर पूछा था पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट फ्रेंड्स हमारी दोड्डा बेट्टा,
पूर्वी घाट कुछ ऐसा था, अरकंडोमा कुछ ऐसे करके था फ्रेंड्स। आराम से लगा देते, अगर हम थोड़ी सी भी अगर बट की ट्यूनिंग जानते हैं तो हम वैसे ही उसको लगा देते। ये सभी जानते हैं, दोदाबेट्टा पश्चिम तटीय मैदान और धूपगढ़ यानी सतपुड़ा चोटी पर है धूपगढ़, इसकी सबसे ऊंची चोटी। और दूसरा गुरु शिखर है अरावली की सबसे ऊंची चोटी। तो ये ऐसे आराम से लगा देते। फिर फ्रेंड्स पूछा गया था ओजोन सांद्रता का मापन किस में किया जाता है फ्रेंड्स। उसमें 2 ऑप्शन चूज़ करने थे। तो फ्रेंड्स उसमें था सॉरी फ्रेंड्स, डेसिबल था, तो हमें डेसिबल निकालना था। एक पाइरोनोमीटर था, तो उसको निकालना था। और अगर फ्रेंड्स अगर उसी और ऑप्शन की बात करें तो स्पेक्ट्रोमीटर था उसमें। तो स्पेक्ट्रोमीटर अगर हम देखें तो जो विकिरण की तीव्रता होती है उसको दर्शाने के लिए होता है, ना कि मापन के लिए। अगर सही आंसर हमें चूज़ करना है तो डेसिबल और पाइरोनोमीटर। फिर फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और पूछा गया था, कौन निश्चयवाद से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स उसमें सिंपल था निकालना, निश्चयवाद से संबंधित नहीं है यानी किसी और से संबंधित है, यानी कि संभववाद से संबंधित है। तो फ्रेंड्स बिलास था और फैब्रे था, तो हमें इनको निकालना था। बाकी रेडजेल था, हंटिंगटन थे, हम्बोल्ट थे, रिक्टर थे। तो ये फ्रेंड्स सब निश्चयवाद से रिलेटेड थे। तो इसका जो सही आंसर था निश्चयवाद से संबंधित नहीं है, तो ये फ्रेंड्स बिलास और फैब्रे थे। तो फ्रेंड्स ये कम से कम मैंने 55 से 60 क्वेश्चन कराए हैं जो परसों एग्ज़ाम में आए थे। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम कितना अच्छा अपना पेपर करके आए हैं। इससे एक पता चल जाएगी कि हम कितना हमारा आ सकता है, नहीं आ सकता है, नेट होगा, जेआरएफ होगा। फ्रेंड्स देखते हैं मेरा भी क्या होता है। मैंने लगभग ये सभी क्वेश्चन सही किए थे, तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो जैसे असम्पशन रीजन के थे, अभिसरण अपसरण से क्वेश्चन थे, तो मेरे याद नहीं है फ्रेंड्स। वैसे मुझे लगता है जैसे मैंने जितनी पढ़ाई की उसके अकॉर्डिंग तो वो मेरे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे। अगर जैसे आपको कोई भी इसमें डाउट लगे तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हाँ इसका सही है या गलत है। फ्रेंड्स अगर कोई भी कमी वीडियो में लगे तो तुरंत अभी कमेंट करना, मैं रिप्लाई देने की अभी तुरंत कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे और इतनी बहुत मेहनत की है मैंने, तो इसमें अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर हो सके तो अपने जो भी दोस्त हैं मिलने वाले उनको भी शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय।